हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट फिफ्थ 2019 दिसंबर इकोनॉमिक्स का जो पेपर है यूजीसी नेट का। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो लिस्ट हमें दी गई हैं, इनमें से हमें मिलाना है कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो सबसे पहले है फॉरवर्ड एक्सचेंज, यानी कि आगे का जो विनिमय है वो क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या बताता है हमें, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर करेंसी एट सेम फिक्स्ड रेट इन द फ्यूचर एट अ प्राइस एग्री अपॉन नाउ। यानी कि जो फॉरवर्ड एक्सचेंज है वो हमें क्या बताता है कि एक 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 सहमत यानी एग्रीड प्राइस जो होता है, एक सहमत मूल्य होता है, उस पे फ्यूचर में किसी भी एक फिक्स रेट पर जो दूसरी मुद्रा है, दूसरी करेंसी जो है, उसके बदले में विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय विक्रय पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज हो जाएगा सेकंड से। नेक्स्ट है हेजिंग। हेजिंग का मीन बेसिकली क्या होता है, हेजिंग हमें बताता है कि जो विदेशी मुद्रा की मूल्य वृद्धि होती है उसके बदले में हमारा जो विनिमय जोखिम है उसको कवर करता है। ठीक है, तो हेजिंग क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो रिस्क है उसको कम करता है। तो इसका मिलेगा ये ऑप्शन नंबर 1 में। हेजिंग क्या है, यानी ए डिवाइस ऑफ कवरिंग एक्सचेंज रिस्क अगेंस्ट द प्राइस राइज ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि फॉरेन करेंसी की जो भी प्राइस या मूल्य में वृद्धि होती है तो उसके बदले में क्या है, विनिमय जोखिम को कवर करने में क्या है कि डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज बेसिकली ये होता है कि इसमें एक ऐसा तंत्र है जिसमें दो बाजार हैं, उन दो बाजार को वो क्या है, एक आर्थिक रूप से एक बाजार बनाने की कोशिश करते हैं उसमें, जो कि फिजिकल रूप में क्या है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेरीज किस में आएगा, मतलब कि ये आ जाएगा फोर्थ के साथ। ठीक है, यानी कि आर्बिट्रेज का है एक मैकेनिज्म, एक ऐसा यंत्र है जिसमें मेक टू मार्केट्स दैट आर फिजिकली सेपरेट, यानी भौतिक रूप से तो वो क्या है, अलग है, अ सिंगल मार्केट इन इकोनॉमिक सीन्स, और उसको क्या है, उन दो बाजार को एक आर्थिक रूप में एकल बाजार बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पे। इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू लिमिट सेट बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारा सोना है, स्वर्ण है, उसका एक से दूसरे देश में मूवमेंट जब होता है, संचलन जब होता है, तो उसकी लागत द्वारा निर्धारित दो सीमाओं के बीच विनिमय दर का संचलन होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये है ए 2 पे एंड हेजिंग का 1 एंड 4 एंड फिर 3। ठीक है, 2 1 4 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 4 एंड 3, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें कुछ बुक्स दी गई हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आता है दास कैपिटल। दास कैपिटल ये है कार्ल मार्क्स की बुक है जो 1867 में आई थी। नेक्स्ट है वैल्यू एंड कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एंड ग्रोथ अकमुलेशन ऑफ कैपिटल, इन दो का मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप खुद गूगल करिए, इससे आपकी क्या है, सर्चिंग की हैबिट बढ़ती है। ठीक है, इसलिए आप खुद कोशिश करिए। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी ये इसी ऑर्डर में सेट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा अर्थशास्त्री है जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी आर माल्थस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स आर एसोसिएटेड विद द बैलेंस्ड ग्रोथ डॉक्ट्रिन।
इसमें बताना है कि बैलेंस ग्रोथ यानी संतुलित विकास से जुड़े हुए कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं। तो बेसिकली इसमें कौन आएंगे, लुईस आता है और नर्क से। ए एंड डी हमारा वन ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से हमें मैच करना है। सबसे पहला था है ई कैनन। ई कैनन किससे जुड़े हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी से। उसके बाद फ्रैंक नेटस्टीन, फ्रैंक नेटस्टीन आते हैं, तो ये किससे जुड़े हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, ठीक है। नेक्स्ट है बर्टलैंड, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड रोनाल्ड क्योज जो है ये किससे जुड़े हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंस ऑफ रेफर टू, जो इंसिडेंस है वो क्या रेफर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द पर्सन और ग्रुप हु अल्टीमेटली पे ऑफ द टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप जो अल्टीमेटली पे करता है टैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन कवरेज लार्ज क्लास ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि जो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या है, एक बड़े वर्ग का प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको कवर करता है, बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसकी जो साधन की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, कॉन्स्टेंसी यानी स्थिर है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में जो साधन की इलास्टिसिटी है वो उसको क्या है, स्थिर माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आज क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है जो तेल का क्या है आयात करती है, द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस इन 1970s एंड मिड 2000 कंट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 1970 के दशक में और 2000 के बीच में, इस पीरियड के बीच में किन देशों को जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला है इम्प्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिल्कुल सही है, उनके व्यापार की जो शर्तें हैं उसमें सुधार होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो होती है उसमें संतुलन आता है। प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा, प्राइस इन्फ्लेशन इसमें नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, सीमित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी हमें मिलाना है। सबसे पहले है हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो हम किस में करते हैं, ये होता है एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गैप क्या है, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप, ये किससे रिलेटेड होता है, पॉवर्टी गैप होता है सेवरिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या किससे रिलेट होता है, पॉवर्टी एज डिप्रीवेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा हेड रेशियो 1:2 एंड 4:3, ठीक है, 1:4:3, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्चर-ओलिन ट्रेड मॉडल मेंटेन दैट, हेक्चर-ओलिन मॉडल बेसिकली हमें क्या बताता है, हेक्चर-ओलिन मॉडल यही कहता है कि जहाँ पे कि एक कंट्री उसी वस्तु का निर्यात करेगा जो उस देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स फॉर विच इट्स रिसोर्सेज एंडोमेंट्स आर मोस्ट सिट्यूटेड, यानी कि जिन संसाधन की उपलब्धता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हमें सेट करना है। सबसे पहला आता है फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये 1969 में हमें पता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश ऑफ नरसिम्हन कमेटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये कब आई थी, 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट है
इनेक्टमेंट ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट कब आता है? फेमा आता है, फेरा के बाद आता है फेमा। फेमा आई थिंक आता है 2000 के आसपास आता है, ये एग्जैक्ट मेरे को ध्यान में नहीं है ये। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, ये आता है 1982 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आएगा ए ऑप्शन, उसके बाद आता है डी ऑप्शन, उसके बाद आता है बी ऑप्शन एंड लास्ट में आता है हमारा सी ऑप्शन। तो सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच एलोकेशन ऑफ इनपुट इज टेक्निकली एफिशिएंट। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है, उस ऑप्शन को चूज करना है जो क्या है टेक्निकली एफिशिएंट है, कुशल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर गुड। इसका राइट आंसर होना चाहिए आई थिंक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ओनली ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर गुड। जब तक हम किसी अन्य गुड को इंक्रीज नहीं करेंगे, उसका उत्पादन इंक्रीज नहीं करेंगे, देन दूसरे गुड्स का जो उत्पादन है उसमें कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमें बताना है कि जो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है परफॉर्मिंग टू अ सर्टेन इनकम टू अ रिस्की इनकम विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड टू अ रिस्क अवर्स बिहेवियर, यानी कि जोखिम पूर्ण जो आय होती है उसके कंपेरिजन में जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड मूल्य जो है उसके समान स्तर के साथ एक निश्चित आय जो है उसको तरजीह देने पर जो जोखिम व्यवहार विमुख है उसका मार्ग प्रस्तुत होता है। बिल्कुल सही है ये। एंड नेक्स्ट बोलता है बीइंग इंडिफरेंट बिटवीन अ सर्टेन इनकम एंड अनसर्टेन इनकम विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड टू रिस्क अवर्स बिहेवियर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्याशित मूल्य के समान स्तर के साथ निश्चित आय तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन इनकम। ठीक है, तो इसमें अनसर्टेन इनकम को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सेविंग फंक्शन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमें इसमें बताना है, तो इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इक्विलिब्रियम लेवल निकालना होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब S इक्वल टू आय बराबर हो, यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जब बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, यानी कि इन दोनों को बराबर रख के निकालते हैं। -20 प्लस 0.2y इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब 0.2 इसको इधर ले आते हैं, 0.2y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 100, ये यहाँ माइनस का है, यहाँ पे क्या है प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा ही y इक्वल टू कर लेते हैं। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 120/2 इंटू 10। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा 120 को 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 600। ठीक है, 600 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसमें अब y की वैल्यू है, अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 600, लेकिन हमें निकालना क्या है, कंजम्पशन लेवल। कंजम्पशन लेवल को कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है
सेविंग प्लस कंजम्पशन होता है। अब सेविंग की वैल्यू हमें दी गई है क्योंकि एस बराबर आई होता है, तो एस सेविंग जो है वो कितना है 100 है, एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है वो भी 100 होगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन में रख के। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है y दिया हुआ है हमें 600 इक्वल टू सी प्लस एस जो दिया हुआ है वो कितना है 100 है। ठीक है, तो c इक्वल टू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 600 माइनस 100 यानी कि 500। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रॉब्लम ऑफ द एडवर्स सिलेक्शन इज एनकाउंटर्ड, मतलब कि इसमें जो कौन सी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट मार्केट ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल सही है, एंड सेकंड है मार्केट ऑफ क्रेडिट बिल्कुल सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर वैलिडिटी ऑफ प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर दिस एनालिसिस। तो इसमें बताना है हमें कि जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके लिए फॉर वैलिडिटी प्रोजेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है IRR शुड बी ग्रेटर देन द सोशल डिस्काउंट रेट, बिल्कुल सही है। जो हमारी IIR है, IRR जो है वो क्या है सोशल डिस्काउंट रेट से क्या है ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है NPV शुड बी इक्वल टू 0, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है शेडो प्राइसेस आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट, ये बिल्कुल सही है। इसमें बेनिफिट और कॉस्ट के लिए क्या है शेडो प्राइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन विच एडमिट ऑफ बोथ हिक्स एंड हेरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वुड बी, यानी हिक्स और हेरोड के न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस जो है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू 1, जो ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करता है ये, तो ये किसके इक्वल माना गया है 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजशन रीजन का पूछा गया है सबसे, इसमें है ज्योमेट्रिक मीन इज थ्योरेटिकल कंसीडर्ड एज द बेस्ट एवरेज टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर जो है उसके निर्माण में ज्योमेट्रिक मीन है उसको क्या है सबसे बेस्ट एवरेज माना गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड इफ़ द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कि GM का मीन जो है ज्योमेट्रिकल मीन का यूज जो है वो कब किया जाता है, जब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका क्या है एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग बातें बता रही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट है, अमंग नॉर्मल कॉस्ट कर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट हैव अ मिनिमम पॉइंट, यानी ऐसी कौन सी कॉस्ट कर्व है, ऐसा कौन सा कॉस्ट कर्व है जिसकी क्या है मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस इम्प्लाइज। अब पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब कि विस्थापन प्रभाव जो है वो हमें क्या बताता है। विस्थापन प्रभाव बेसिकली हमें बताता है कि जो हमारा पुराने लेवल के जो टैक्स हैं वो क्या है उसको नए टैक्स और एक हायर लेवल में बदलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम ओल्डर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन ऑफ अ न्यूअर एंड हायर लेवल। ठीक है, पुराने जो भी टैक्स हैं उनको नए और उच्च स्तर में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडर द विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ एम्पावर टू एम्पॉइड द फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किया गया था, कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 280 280 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कौन सी होती है? जिसमें पब्लिक का बेनिफिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पब्लिक इम्यूनाइजेशंस। नेक्स्ट एजुकेशन रीजन का क्वेश्चन है फिर इसमें है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ मस्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। बिल्कुल सही है कि जो इंडिया है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो मस्ट है। इंक्लूसिव ग्रोथ कौन सी होती है? समावेशी विकास, यानी कि सब जो भी हमारे एरियाज हैं, जो भी सेक्टर हैं, उनका एक साथ विकास होना। नेक्स्ट है इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी विद द सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि इंडिया जो है एक ओपन इकोनॉमी है, किसके साथ में? सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य स्रोत या बाह्य क्षेत्र जो है उनके साथ में एक फ्री बोल सकते हैं या फिर एक ओपन इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दोनों बिल्कुल सही हैं, और लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग बात करते हैं। ये इसका रीज़न नहीं बता रहा है, बल्कि ये अलग पॉइंट बता रहा है कि इंडिया क्या है? एक ओपन मार्केट है, ओपन इकोनॉमी है विद सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि अब इसमें क्या स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी क्या है? व्याख्या सही ढंग से नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड। कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड जो है इसकी कौन सी फीचर्स नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि इसका ओनली एयर पोल्यूशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इसके अदर मोड भी हैं। ठीक है, ये सारी इसकी फीचर्स हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज प्राइमरली इंटरेस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो दिवालिया हो चुके हैं बैंक, जो भी बैंक हैं दिवाला या फिर दिवालियापन जो बैंक हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फैसिलिटेटिंग बैंक्स रिकवर हायर अमाउंट ऑफ बेड लोन्स देन दे रिकवर अर्लियर, यानी कि ऐसे जो बैंक द्वारा जो पहले वसूले गए अशुद्ध ऋण थे, बेड लोन थे, यानी कि पहले जो भी उन्होंने अशुद्ध ऋण की राशि उन्होंने ली थी, उससे क्या है? अधिक राशि वसूलने से बैंकों की सहायता करना इसका मेनली वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले कौन सी थ्योरी आती है? सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। ठीक है, यानी कि ये पहले पे आ जाएगा, फिर आता है कंपेरेटिव, एंड नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड लास्ट में आता है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 DBAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीनियर प्रोग्रामिंग ईच प्रॉब्लम कॉल्ड हैज़ अ ड्यूल about duality in linear programming following statement are given, यानी कि जो भी रेखीय प्रोग्राम है उसमें प्रत्येक निर्मेय जो है उसको क्या है? एक प्राइमल कहा जाता है, या उसको वो क्या है? द्वैत भी होता है। तो रेखीय प्रोग्रामिंग में द्वैतता या फिर ड्यूलिटी जो है, इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं वो हमें बताना है। सबसे पहला कथन क्या बोलता है? इफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is maximizing type then its dual is minimizing type, यानी कि यदि रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या जो है वो अधिक प्रकार का है तो इसका क्या है? द्वैत जो है वो न्यूनतम प्रकार का है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। अगर जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो अगर अधिकतम प्रकार का है तो इसका जो ड्यूलिज्म होगा वो क्या है? मिनिमम टाइप होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बोथ प्राइमल एंड ड्यूल हैव सेम ऑप्टिमल वैल्यू,
ये बिल्कुल सही है। प्राइमल वैल्यू एंड जो इसका ड्यूल वैल्यू है वो दोनों ही एक क्या है, एक ऑप्टिमम वैल्यू होती हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ड्यूल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज प्राइमल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है कि रेखीय प्रोग्रामिंग में जो द्वैत की प्रॉब्लम है, द्वैत की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्राइमल समस्या भी होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इफ मैक्सिमाइजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद लेस देन टाइप कंसंट्रेट्स द ड्यूल ऑफ दिस प्रॉब्लम विल हैव मोर देन टाइप कंसंट्रेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर जो इसमें क्या है, जो रेखीय प्रोग्रामिंग की जो निर्मेय है वो से कम है, ठीक है, से कम यानी लेस देन के प्रकार के साथ अधिकतम बनाना है, तो इस समस्या के साथ जो द्वैत है वो क्या है, से अधिक यानी मोर देन प्रकार का होगा। बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स से रिलेटेड या फिर जो भी ये प्रोग्रामिंग जो थ्योरीज हैं हमारी उनसे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको फिर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। सबसे पहला है पेरिस क्लाइमेट चेंज, ये कब आया था, 2016 में। नेक्स्ट है रियो अर्थ समिट, ये हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड कमीशन, ये 1970-72 के आसपास बन गया था ये। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2005 में बना था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले तो बर्टलैंड आयोग आया था यानी सी, उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा 1992 यानी रियो अर्थ समिट बी। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। ठीक है, CBDA। पेरिस एग्रीमेंट सबसे लास्ट में होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है, इसका वैसे फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए। ठीक है, मोड, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स दी गई है इसको क्या है, हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हम क्या है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसमें क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, ज़ीरो है। तो अगर इस टाइप की अगर मैट्रिक्स होती हैं तो उसमें क्या है, हम डायरेक्टली इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो है डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 8, 8 × 5 40 एंड इंटू 1 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है A1 A2 A3। ठीक है, इस तरह से निकालने होते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो हमें इस रो एंड कॉलम का निकालना है तो डायरेक्टली हम क्या है इन तीनों को गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एंड सेकेंड रो का फिर निकालेंगे, उसमें क्या है ये इलिमिनेट हो जाएगी, इसमें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड फिर थर्ड का निकालते हैं यानी इसका निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लास्ट में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, इनको हम क्या है फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, इनको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे यानी इस फॉर्मूले में एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए 20 10 8 और 40 ये हमारे पास आ चुकी हैं। इसको हम अलग अलग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 20 × 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, तो इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 10 अपॉन में 40 यानी 1 ये कट जाएगा, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो इसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8 अपॉन में 40
तो ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 40/40, ये कट के 1 के इक्वल आ जाएगा यानी 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, 0.5, 0.25, 0.2 एंड 1। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, यानी कि 2019 का पेपर जो है वो पूरा कवर हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन बचते हैं जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड है, उसको करवाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।